चाहिए और कोई काम वाले बंदे लगाने चाहिए जो कम से कम बैठ के इधर प्रॉपर काम कर सके। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से हमारे भाई जो साबिर कायम खानी साहब भी उधर से एग्री कर रहे हैं और नूंग लीग वाले जो हैं वो भी गर्दन लहरा रहे हैं। तो हमारे जो भाई हैं ये सब उनकी अपनी पार्टी वाले तंग हैं। तो हमारा क्या होगा? आपके थ्रू सर मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि कम से कम ऐसे लोगों को तो बिठाएं जो आगे अपनी भी कुछ इज्जत बचाएं और उनकी भी कुछ तारीफ करवा लें, कोई काम कर जाए। वहां पे जहां पे 9 करोड़ की प्रोडक्शन हो रही है वहां पे गरीबों का हक बनता है। अगर वो 25,000 या 30,000 रुपए पे अगर उनको काम पे लगा देंगे तो उनके 9 करोड़ पे कोई ज्यादा असर नहीं आएगा रोजाना वाले पे, और 30,000 रुपए महीने के बिलियंस में कमा रहे हैं। तो नौकरियों का हमारे पास बड़ा मसला है सर। बिजली और गैस की तो पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोड शेडिंग खत्म होने को नहीं नाम लेती। अब मसला यह है कि बड़े बड़े शहरों में सर बैन लगा हुआ है कि अगर कोई घर बनता है तो उसमें मीटर नहीं लग सकता गैस का। यह क्या बात है कि चलें बड़ी स्कीमें तो आपने बंद कर दी, लेकिन घर बड़े शहरों में अगर आप अपना नया घर बनाए उसमें आप गैस का मीटर नहीं लगा सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट। आखिर में सर मैं वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम ले गया हूं आपका, बस इतना जरूर कहूंगा डिप्टी स्पीकर साहब के पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और बिलावल साहब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ये जो अभी हुआ लास्ट टाइम जिन्होंने किया उन्होंने सारी की सारी बाउंड्रीज क्रॉस की, और ये बिल्कुल भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं कि हमारे मुल्क को अगर कमजोर करने की कोई कोशिश की जाए, हमारे इदारों को कमजोर करने की कोशिश की जाए या हमारे असासों पे इस तरह हमले किए जाएं और ये सोच के कि अगर हम नहीं खुद भी नहीं खेल सकते तो दूसरे को भी नहीं खेलने देंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए बिलावल साहब भी हमारी रेड लाइन है। कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि ये छोटू छोटू जो है ना वो उठ के हैवी वेट्स बनने के लिए अपना कद बड़ा, सियासी कद बड़ा करने के लिए वो कुछ इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने हिसाब किताब में रहें, क्योंकि अगर बिलावल साहब पे या हमारी आला क़यादत पे आएंगे तो फिर हम और कुछ नहीं देखेंगे। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा मुझे टाइम दिया है एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। जनाब मीर गुलाम अली तालपुर साहब। Thank you, Mr. Speaker. First of all, I'm grateful to the Prime Minister and the Finance Minister for sanctioning funds for M&As under the SDP program. This program has been criticized in the press last year, this year, and before that. And I think what the press, our friends in the press fail to understand is that this program caters to micro-development. You know, small developments, 2-room schools, 1-room school, half a kilometer of road, etc., etc. Things which do not appear in front of the planners, things which are hidden from the planners at the provincial level and at the federal level. But nevertheless, these are issues which have to be dealt with, and these are the issues of the people of Pakistan. So I'm grateful to the Prime Minister and the Finance Minister for taking this step. Other than that, I don't see the efficacy of this budget. This budget, through sanctions, allocation and disbursement, has to pass through 3 governments. One government which will approve it, and shortly afterwards, which is about a month or so later,
if things happen according to the Constitution, there will be another government for 3 months, and after that, another. So nobody can really say what it will be like even a month and a half from now, 3 months from now, or 6 months from now. Therefore, I refrain from commenting on this budget, knowing fully well that many things can change in it, and that can be left to later discussions in the next assembly, which, by the grace of God, Pakistan will have. I move on now to a brief history of social awakening and the new social contract starting from Punjab. As they say here, that where Punjab goes, there goes Pakistan. And I think that is how it has been in the history of Pakistan, and more so is now. Punjab received its emancipation, I would say, or breaking of the chains of the neo-colonial system in 1970 under the leadership of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto was a leader of Punjab. Punjab wholeheartedly embraced him and his socialist platform. We must look at the results of the 1970 elections. In Punjab province, the People's Party received 113 seats. In Sindh, 28. In Sindh, the majority was not with the People's Party. The majority was with independents and parties other than the People's Party, who together held 32 seats and could easily have formed a government against the People's Party if such a situation had entailed. But it was Punjab which gave the leadership to Zulfikar Ali Bhutto and his socialist program, and thereby incurred a new social contract in this country. And the masses of Punjab remained loyal to Zulfikar Ali Bhutto. Ziaul Haq was not scared of Zulfikar Ali Bhutto Shaheed's popularity in Sindh. It was the teeming masses which came out on the railway stations of Punjab when he took the rail journey from Lahore to Sindh, which scared him and the generals with him. When they saw these teeming masses and tens of thousands of people coming out on railway stations where they made unannounced stops for that train which was carrying Zulfikar Ali Bhutto, the generals had second thoughts about his release and second thoughts about allowing him to either carry on in politics or even to go into exile. For they felt immensely threatened by the popular will of the people which was being generated through Zulfikar Ali Bhutto. So that was the emancipation of Punjab at that time. Of course, Sindh followed later in the 1983 and 1986 movement, for which the unsung heroine of the 1983 movement is Begum Nusrat Bhutto. She was heading the People's Party at that time, and along with her was Shaheed Benazir Bhutto. But Begum Nusrat Bhutto's contribution, unfortunately, has not been highlighted as much as it should be. She was the leader. She was not a born Pakistani. She was a born Iranian who wholeheartedly embraced Pakistan and stood up for the rights of the people of Pakistan, and suffered serious physical injuries in holding up the rights of the people of Pakistan, and other tortures, family tortures later on, and in the hanging of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. She was the one who was leading the 1983 movement, and I hope that forgotten chapter of her heroic acts is highlighted more so that
the nation as a whole can learn how she led the movement of emancipation. That was Sindh's emancipation and Sindh's awakening. Now what we have, in Punjab, veered right, conservative, economically and socially, and chauvinism took effect. And later on, of course, the building of the middle class in the Punjab, with Project Imran being the catalyst, with unintended consequences. What we need now, sir, is a new social contract. The Punjab middle class, since there are no reliable figures, could be anywhere from 25 to 35, and more so concentrated in the urban areas. We desperately need a new social contract there. And then happened 9th of May. 9th of May is not just an incident. 9th of May is a day for deep reflection and study. The relationship of the Punjab with the armed forces goes back to 1857 and onwards. The Punjabis were proud soldiers of the Royal Indian Army and then the Pakistan Army. And that tradition is generational. It is not one generation, it's not two generations, it is generational. And for that generational relationship to be broken, and for incidents of this kind to happen in the heart of Punjab, in Lahore, needs deep study. Why? It's not a one-day incident. It is not one person. It is much more than that. And that, sir, needs to be studied by the establishment. And sane heads and wise heads have to sit together and then look at the country which is at a crossroads. And every move from now on has to be well thought out, analyzed, and then implemented vigorously. For the nation is sacrosanct. The nation cannot afford another 9th May. It cannot. The lawbreakers will be dealt with by the law, as it may be, as is right. But, like it is said in the US, after 9/11, never again. Here we shall say, after 9th of May, never again. And we should look into all the causes, all the reasons, and then resolve all those issues. So it must never again happen again. Moving on from here, sir, at least we can, after this catastrophe of 9/11, we can at least take pride in our armed forces, for now they're number 7 in the list of armed forces in the world as in terms of firepower, with the armed forces of the US, China, Russia, France, Britain, India, and Australia before them. So they must be doing something right to achieve this position, and the position they have been gradually raising for themselves. My congratulations, heartfelt congratulations, go to our protectors, the armed forces, that they have achieved this rank in the armed forces of the world. सर, इसके बाद मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में, अपने हल्के के बारे में कुछ कहूं कि मेरा हल्का जो है बहुत ही बदीन जिला, एक बहुत ही गरीब जिला है। वो काफी सालों से डॉक्टर महबूबुल हक इंस्टीट्यूट निकालते हैं सिंध के अजला, पाकिस्तान के अजला के, दिखाते हैं कि कौन कौन से अजला तरक्की याफ्ता हैं, कौन कौन से अजला पसमानदा हैं और कौन कौन से अजला बहुत पसमानदा हैं। ये पाकिस्तान के बहुत पसमानदा अजला की लिस्ट में आता है और आता रहता है काफी सालों से।
इन अजला में 70% से ऊपर गुर्बत की शरह है। हमारे जिले में जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत है। हमें खैरात की जरूरत नहीं है, ना हमें चाहिए। जैसे कहा जाता है कि मछली न दें, मछली पकड़ना सिखाएं। तो हमें जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। हमारे जिले में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ ममालिक देखें, तरक्की याफ्ता तो छोड़ दें, तरक्की पजीर छोड़ दें, ये तरक्की याफ्ता छोड़ दें, जो तरक्की पजीर हैं, उनमें भी थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे जो है यूनिवर्सिटियां हैं। यहां हमारी जो नजदीक तरीन यूनिवर्सिटी है वो भी कोई 70 से 80 मील दूर है। हमें यहां यूनिवर्सिटी की अशद जरूरत है। उसके साथ साथ से इन पसमानदा अजला के लिए और खास करके जिला बदीन के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई स्पेशल प्लान बनाए, क्योंकि ये रूटीन के जो बजट है इनमें इनके लिए कुछ नहीं होता है, ना आगे बढ़ेंगे। एक स्पेशल प्लान का सुना था जो बनाया गया था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसका बताया था और पीएनडी के वजीर साहब ने भी बताया था, और कहा गया था कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे मशवरा लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ हमें इल्म नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया गया एक दफा कि टीमें आपके पास आ रही हैं, हर जिले में आ रही हैं और आपसे आके मशवरा करेंगी और आपके साथ जो स्कीम्स होंगी वो आपसे साथ डिस्कस होंगी और फाइनलाइज की जाएंगी। कुछ भी नहीं हुआ। सर ये देखें, ये दुनिया चलती है भरोसे पे, जिम्मेदार लोगों पे भरोसा होता है। जब भरोसा टूट जाता है तो कुछ नहीं होता। अब जब ये बातें की जाती हैं और फिर नहीं होती हैं तो भरोसा टूट जाता है और हुकूमत पे से भरोसा टूट जाता है। सर उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, हमारे यहां कोयला, ऑयल और गैस है, तो जिले बदीन को भी सीपैक का हिस्सा बनना चाहिए, उसको बनाना चाहिए ताकि उसकी तरक्की आगे बढ़ सके। ये तीन चीजें हमारे यहां दस्तयाब हैं और कोयला भी अब जिले बदीन के अंदर भी जो है मिला है और वहां उसकी कानकनी भी जो है प्लानिंग में है कि कुछ अरसे के बाद शुरू की जाए। बदीन जो है सर वो वहां पानी की कमी है और जब बारिशें होती है तो डूब जाता है। तो हमें या तो हम सूख रहे होते हैं या हम डूब रहे होते हैं। हमें डूबने से बचाने के लिए ड्रेन्स की जरूरत है और हमें पानी की जरूरत है ताकि हम कुछ फसलें उगाएं और जो कुछ हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं कुछ हासिल करें और अपना पेट पालें, जब तक कि हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कुछ किया जाए जिसका हम 75 साल से इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर आखिर में मैं ये कहूंगा कि हमारे यहां रोड्स की हालत बहुत बेहतर हो गई है। इसके लिए हम सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हम अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से सिंध में और खास करके बदीन डिस्ट्रिक्ट में हमारे रोड्स जो है बहुत अच्छे हुए हैं और आमदरफ्त जो है आसान हो गई है। अब मेरी गुजारिश है और हुकूमत से इल्तिजा है कि जो बातें कही हैं उनमें से अगर एक भी हमारे जिले के लिए हो जाए तो हम मशकूर होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया जी। जनाब केसुमाल किलदास साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी नवाजिश है, आप हमेशा मौका देते हैं और आज आपने बजट 2023 और 24 पे
बात करने का मौका दिया। मैं आपसे थोड़ा वक्त भी मांगूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो इन मुश्किल हालात और चैलेंजेस में जो हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। इसहाक डार साहब 2013 में जब वो वजीर खजाना बने या उससे पहले बने, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी में हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक हमारे पंजाब के उस वक्त आज के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, दूसरा इसहाक डार साहब, इनकी कारकर्दगी पे हमें वोट मिलता है। मईशत का चैलेंज हो, इसहाक डार से ज्यादा इस मुल्क में कोई ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है जो इस, मैं समझता हूं, जो वजारत खजाना चला सके। तो जो भी हालात हैं, उन्होंने एक अच्छी बजट पेश की है। मैं बजट पे आने से पहले मेरे सिंध के दोस्तों ने बात की। मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, मेरा जामशोरों से ताल्लुक है, अभी कराची में रहता हूं। बदीन में हमारा कारोबार है, बदीन से भी हमारी यादें जुड़ी हुई है। पूरा सिंध हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो इन्होंने बदीन के मसाइल की मीर गुलाम अली साहब ने निशानदेही की, मैं उनकी तायीद करता हूं कि बदीन को भी यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। हैदराबाद में जिस तरह वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी पैकेज दिया, और उस पैकेज को अभी भी चला रहे हैं इस हुकूमत ने, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। देखें, ये पूरी सिंध हमारी है, कराची के मसाइल हो या बदीन के हो या हैदराबाद हो। सही कहा मीर साहब ने, सबको खुसूसी तौर पे उनके आबादी के हिसाब से उनको नजरअंदाज ना किया जाए, उनको मौका तरक्की का सफर में शामिल किया जाए। मैं समझता हूं हमारे वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे जब, हमेशा हमारी लीडरशिप की सिंध से खुसूसी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। नवाज शरीफ साहब जब जब आए, 3 दफा वजीर आज़म बने, उन्होंने सिंध से डाकू राज खत्म किया। उसने कराची जो जल रहा था दहशतगर्दी से, उस शहर को पुरअमन किया। सक्खर मुल्तान मोटरवे दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे था जिसको अच्छा नहीं बनाया गया, मगर बेहतर सड़क दी। 91 पानी का एकार्ड का जो है मुआहदा, वो भी नवाज शरीफ साहब ने किया। मैं ग्रीन बस कराची में, क्यों नाजमाबाद के लोगों का हक नहीं है लाहौर की तरह वो भी उस मेट्रो में सफर करे? वो एहसास महरूमी भी हमारे वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त खत्म की, और वो इंशाल्लाह अब आगाज हो चुका है, वो चल रही है। तो ये बात है कि हमारी लीडरशिप जब भी आती है, अभी आपने देखा ये जो हमारा 14 महीने का सफर है, उसमें सैलाब आया, सिंध में बड़ी तबाही हुई, मगर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार वो सिंध गए। खैरपुर नाथन शाह हो, कंबर शहजादकोट हो, बलोचिस्तान हो, वो गए। आप देखें वहां हमारे बिजली का निजाम दरम बरम हो गया, मगर हमारे वजीर बिजली जो पावर मिनिस्ट्री खुरम दस्तगीर साहब, वजीर आज़म साहब ने स्पेशली उसका कैंप कायम किया सक्खर हैदराबाद में, और 1 हफ्ते में बिजली बहाल की। सारा काम उन्होंने करके दिखाया। वजीर आज़म ने जहां पे वजीर आला सिंध और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साथ थे, जो जो निशानदेही हुई, जो भी मसाइल है, वो हमारी लीडरशिप की खुसूसी दिलचस्पी है। हमेशा शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म कहते हैं कि ना पंजाब कोई बड़ा सूबा नहीं है, सिंध कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। वादी मेरान से हमारी लीडरशिप की मोहब्बत है, खूब वो हमेशा उसका इजहार करते हैं, तरक्याती कामों में हो या बाकी जाहिर चैलेंजेस है इस मुल्क में, जो इस मुल्क के खजाने की हालत है। इस तरह हम भी चाहते हैं कराची भी लाहौर जैसा बने, हैदराबाद भी फैसलाबाद जैसा बने, हमें बिल्कुल एहसास महरूमी है। मगर डिप्टी स्पीकर साहब, हमें ये बताया जाए, हमें बजट पे भी उन्होंने कहा बजट पे बात करें। देखिए बजट क्यों नहीं खसारे में क्यों है? हम हमेशा जब भी, मैं भी ये आखिरी बजट सुन रहा हूं खसारे में है। ये खसारा और ये तजर्बात की वजह से है। आप देखें 2017 में पाकिस्तान कहां खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत कहां पे थी, पाकिस्तान की जीडीपी कहां पे थी। आज ब्लूमबर्ग लिख रहा है
कि पाकिस्तान ये हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, इस तरह 2017 में जाके देखे वो सारे जरीदे, सारे आलमी इदारे क्या कह रहे थे। फिर क्या हुआ? क्यों नवाज शरीफ साहब की चलती फिरती हुकूमत जो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन था, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं पाकिस्तान नेशन टाइगर बने, मगर जब भी वो पाकिस्तान टेकअप करने जाता है हमारी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करके निकाला जाता है। और ये जो तजर्बा किया गया 5-6 लोग थे जजेस और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के जनरल और एक जो फितना, सारे 5-6 लोगों ने एक साजिश बनाई और नवाज शरीफ साहब को एक अकामा की बुनियाद पर झूठे केसेस में निकाला गया। तो आज पाकिस्तान में ये खसारा भी है, मईशत को चैलेंजेस भी है। हम एक एटमी ताकत है, इस मुल्क की एटमी ताकत बनाने वाले जिसका आगाज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किया, उसको शहीद किया गया। ये ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के साथ। इसी तरह जिसने हमारे कदीर खान जो असासा थे पाकिस्तान, उसके साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एटमी ताकत, जब एटमी धमाकों का ऐलान करके एटमी धमाके किए, फिर उसके साथ क्या किया गया? उनको 3 दफा वो वजीर आजम बने, तीनों दफा साजिश करके निकाला गया। तो ये क्यों होता है इस मुल्क के जमहूरी लीडरों के साथ? नवाज शरीफ सिर्फ इस मुल्क के लीडर नहीं है, मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब इस खित्ते के सीनियर तरीन लीडर है। उसके साथ जो ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, उसने फैसला अपना अल्लाह पे छोड़ा। उसने कहा अल्लाह को मैं अपना इंसाफ के लिए छोड़ता हूं, और अल्लाह ने फैसला, अल्लाह ने उनको इंसाफ दिया है। अल्लाह ने वो तमाम किरदार बेनकाब कर दिए, सब किरदार बोल रहे हैं, मगर ये काफी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को, बेगुनाह को आप जो है इंसाफ ना दे और वो मुल्क से बाहर बैठा हो, उसको माइनस करने की कोशिश की जाए। मगर अल्लाह ने इंसाफ दिया। जब जब माइनस करने की नवाज शरीफ को कोशिश की जाती है, तब तब नवाज शरीफ प्लस होकर इस मुल्क में आता है, और इंशाअल्लाह अब भी 4थी दफा वजीर आजम बनेगा। अब भी लोग चाहते हैं नवाज शरीफ माइनस हो, नवाज शरीफ इस मुल्क में ना आए। हमें पता है वो कौन लोग हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ आएगा, आपकी बजट भी तब ठीक होगी, आपके मसाइल भी तब ठीक होंगे। पाकिस्तान की अवाम आज नवाज शरीफ को पुकार रही है, उनको इंसाफ देना पड़ेगा। और जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ये जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, जो एक शख्स के लिए तराजू उन्होंने अपना खोला हुआ है, अब जो यहां बात हो रही है 9 मई की, अब कौन कोशिश कर रहा है कि ये फौजी अदालतें ना बने? ये कौन लोग हैं? तो जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क में अगर 3 दफा के वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिलता, तो हमारी प्रियंका कुमारी 2 साल पहले सखर से अगवा हुई है, मासूम बच्ची थी, वहां पे आशूरे का था, वहां पे वो नंगर पे बैठी हुई थी, सबील पे बैठी हुई, वहां से उसको अगवा किया। 2 साल से उस मासूम बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जाता है। हमारी 13 साल 14 साल मासूम बेटियों को जबरी मजहब पे तब्दील करवाया जाता है, मगर जब हम इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं, हमें इंसाफ वहां नहीं मिलता है। तो एक मुल्क के वजीर आजम के साथ, इस मुल्क के अकलियतों के साथ, इस मुल्क के जो मजलूम है उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, तो क्या करेगा आपका बजट? पाकिस्तान की अवाम चाहती है हमें इंसाफ मिले, मेरिट पे नौकरी मिले, मेरिट पे काम मिले। क्यों नहीं कराची के लियारी, नाजमाबाद डिफेंस में रहने वालों को पानी नहीं मिलना चाहिए? लोग पानी चाहते हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। किसी रंग, नस्ल, मजहबी बुनियाद पे कोई काम नहीं होना चाहिए, सबको पाकिस्तान में हक है। मगर जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, मेरिट पे काम नहीं करेंगे, इदारों की तबाही हो चुकी है। इस मुल्क में जितना हमारा पैसा सर्कुलर डेट में, एनर्जी में जाया हो रहा है, अरबों डॉलर, किसी को एहसास है? इस मुल्क में पूरी दुनिया 7-8 बजे बंद हो जाती है, मगर पाकिस्तान की मार्केटें 12 बजे, 1 बजे, शादी हाल सारी रात खुले हुए हैं। ये सारी एनर्जी जाया हो रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इदारों में बैठे हुए सिफारशी कल्चर, वो लोग पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेवार है। ये सियासतदान नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं है, या बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं है, या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब नहीं थे, या और जो हमारे जमहूरी, उनका कसूर नहीं है, ये उन लोगों का कसूर है। ये जो बाबू बैठे हुए हैं,
जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, फिर जो फांसियां, जलावतनियां, कोड़े, ये सब हमारे सियासी रहनुमा और हमारे कारकुन इसको बर्दाश्त करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, ज़राअत इस मुल्क का अहम जो दारोमदार है पाकिस्तान का ज़राअत में है। यहां पे बीज, ज़राई अद्वियात, उनमें कोई सर्टिफाइड नहीं मिलता है लोगों के। जब तक हम अच्छे बीज नहीं देंगे, असल दवाएं जो ज़राई अद्वियात है, खाद है, उनको नहीं देंगे। मैं समझता हूं अब हमें लाइव स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आईटी का इनकलाब आ चुका है पूरी दुनिया में, हम महरूम हैं, हमें उसमें काम करना चाहिए। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मगर जब आप किसी को हुकूमत करने देंगे, हुकूमत के जो जिनको मैंडेट है, हमने तो हमेशा हर किसी के मैंडेट का एहतराम किया है। आपने देखा कि हमारे वजीर आजम, इस वक्त तो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, बल्कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो वो सिंध हुकूमत को कायम अली शाह साहब वजीर आला थे या मुराद अली शाह साहब वजीर आला थे, हमने उनके मैंडेट का एहतराम किया। हम चाहते थे हम सब मिलके इस सूबे की, इस मुल्क की तरक्की में हाथ बटाए। 3.5 साल एक ऐसी हुकूमत आई जो सूबे के वजीर आला से हाथ नहीं मिलाता था, वो कराची में आता था, वजीर आला से मिलने को तैयार नहीं था। तो ये रवैया या ये माहौल पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी सियासी मुखालफिन, हमें इलेक्शनें भी लड़नी चाहिए, मगर हमें वो याद भी रखना चाहिए जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम इस मुल्क में जमहूरियत को, इदारों को मजबूत नहीं करना बहुत आसान है। जो कोई करता है, हमारे अपने भी इसाक डार साहब के कुछ दोस्त हमारे यहां पे तकरीरों में मैंने सुना, अपने ही गिराते हैं नशे में बिजलियां। ये गाना आपने सुना था, अपने ही गिराते हैं नशे में बिजलियां। मगर जब वो इक्तदार में रहे या जब वो खुद वजारतों में बैठे थे, उन्होंने क्या किया? तो मैं समझता हूं ये हुकूमत जो है ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त 20-22 घंटे काम करते हैं, मैं समझता हूं वो 2-4 घंटे भी आराम नहीं करते हैं। उस शख्स ने जिस तरह इत्तेहादियों को साथ लेके चला है, कहते थे कि शहबाज शरीफ जो है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर मैं कहता हूं शहबाज शरीफ सबसे बड़ा अच्छा सियासतदान है कि इस हालात में सबको साथ लेके चलें और एक कौम होके हम चल रहे हैं। उसने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कोशिश की है कि किसी सूबे से नाइंसाफी ना हो, सबको साथ लेके चला जाए। इसी तरह अभी तूफान जैसे सिंध की साहिली पट्टी बदीन ठट्ठा के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। जब वजीर आजम साहब ने देखा वहां बिजली के मेन लाइनें गिर गई थी, फौरन वजीर जो है पावर उसको भेजा खुरम दस्तगीर साहब को। 3 दिन में वो सब काम उसने बहाल करके वो वापस आ गए। यही मोहब्बत है, यही पाकिस्तान है कि हम सब सुबहों का ख्याल रखें हर मुश्किल में। वो बदीन का हो, वो कराची का हो, वो हैदराबाद का हो, वो ठट्ठा का हो, वो लाड़काना का हो या जामशोरा का हो, हमें सबको साथ लेके हम सबकी दुखों का मदावा करना है। ये नहीं है कि पहले सिंध को नजरअंदाज किया गया। आप दे दें, मैं कहता हूं कि गैस आप कंपनियों दे दें, सिंध को सूबे चलाएं। आप दे दें पावर कंपनियां, सूबे अगर चलाना चाहते चलाएं, सर्कुलर करें, तब जाके पता लगे किस तरह ये जो बोझ है उठाना जाता है। सूबों को दे दे, 4 सूबों को दे दे, वो भरे ना सर्कुलर डेट। वफाक के पास उतने पैसे ही नहीं है। दिफा में भी हमें चाहिए, उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। हमें सूबों को भी एनएफसी के तहत पैसे देने चाहिए, सूबों को जरूरत है। वजीर आजम के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है इस मुल्क में। तो बात यह है कि बात करना बहुत आसान है कि बजट नहीं बन रहा, बजट कैसे बनेगा? आप इस मुल्क में हमेशा तजर्बे करते रहे हैं, तजर्बा एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट, ये कब तक ये मुल्क तजर्बों का अमाज का बना रहेगा? मैं समझता हूं जिस पार्टी को मैंडेट अवाम फैसला करती है उसको मौका मिलना चाहिए, वो अपनी कारकर्दगी से अवाम के पास जाए, और इंशाल्लाह हम जाएंगे। हमारी हुकूमत जब भी हमारा टेन्यूर पूरा, सब तमाम जब पार्टी से आजादी है हम, मगर अपना
मैनिफेस्टो लेके अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा मुल्क जो इस वक्त बुरानों का शिकार है वो निकल आएगा, मगर हमें सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इस तरह अकरवा परवरी नहीं करनी पड़ेगी। हमें इदारों पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, सिविलियन इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। जब भी कुदरती आफत आती है, हमारे सिविलियन सिस्टम में कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये तो पाक फौज है, हर सैलाब आ जाए वो आते हैं, तूफान हो वो आ जाते हैं। क्यों नहीं हम कर सकते हैं अपने इदारों को मजबूत? क्यों इस तरह हमारे पास कैपेसिटी हुकूमतों ने नहीं बनाई? तो ये तब बनेगी जब इस मुल्क में इंसाफ होगा। पाकिस्तान का आम आदमी इंसाफ चाहता है, वो चाहता है मुझे इंसाफ मिले, मेरे से कोई ज्यादती ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल 2 दिन पहले कहा, एक टाइकून है बिल्डर माफिया का, जिस तरह उन्होंने घपले किए सबने देखा, उससे मुतासिर तो मेरा जमशेदपुर जिला है। हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे वहां रहने वाले मुकामी बुरफत पारारी जोख्या, वो मुतासिर है। जमीनें तो हमारी कब्जे में हो रही है, मगर कोई नहीं पूछता उनसे। इतना ताकतवर है, कोई नहीं उसके खिलाफ बात करता यहां पे। तो ये जुल्म और ज्यादती आम गरीब आदमी से जब तक खत्म नहीं होगी, गरीब आदमी का ये मसला नहीं कि जीडीपी कितनी है, ये जो बताया जाता है उनका ये इशू ही नहीं है। उनको साफ पानी चाहिए, उनको सेहत चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, जो उनको नहीं मिल रही है। आम आदमी का यह मसला है। डिप्टी स्पीकर साहब, शायद आप, तो मेरी यह गुजारिश है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। यह अदालतों के सोचना चाहिए। 50,000 से ज्यादा केसेस इनके पास पड़े हुए हैं। अब आपको एक ही केस खोलना है, वो है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के साथ इंसाफ करो। ये काफी नहीं है आप तस्लीम कर लो, आप इंटरव्यू में बोल दो कि हमने ये कारनामा कर लिया। नहीं, आपने ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, उसकी माफी मांगो, उसकी तलाफी करो, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तब नहीं आगे बढ़ेगा। जिए पाकिस्तान, जिए नवाज शरीफ। शुक्रिया जी। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ बुध 21 जून 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाएगी।